बीकानेर के छोटे से जंगल में बंटी डायमंड डीलर कड़क सेठ के यहाँ काम करता था। बंटी बहुत अच्छा सीधा साधा था और हनुमान जी की भक्ति करता रहता था। उसको हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना और सरसों के दिए से आरती करना बहुत अच्छा लगता था और इसी वजह से उसको कड़क सेठ बहुत पसंद करता था। लेकिन कड़क सेठ का लड़का टिल्लू बंटी से बहुत नफरत करता था। टिल्लू बहुत ही लालची और चोर किस्म का था। वो बंटी को बहुत बार नीचा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन बंटी कभी भी बुरा नहीं मानता था। वो शिव जी का भक्त था। बंटी, इस बार मुझे 4 गुनी सेल्स चाहिए। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अमीर हो या गरीब। तो बंटी कहता है, लेकिन टिल्लू जी, हम डायमंड्स बेचते हैं। यहाँ पर वैसे भी गरीब लोग नहीं आ सकते हैं। फालतू की बहाने नहीं बनाओ। पता नहीं पिताजी तुम्हें क्या देख कर रखे हैं। मैं होता तो तुम्हें अभी तक भगा दिया होता। टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। उसकी बातें सुनकर बंटी चुप हो जाता है। शाम में बंटी हनुमान जी के मंदिर जाता है और उनसे प्रार्थना करता है। हे हनुमान जी, कड़क सेठ कितने नेक दिल के हैं और उनका लड़का टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ है। आप उसे भी सद्बुद्धि दीजिए। आपकी जय हो। एक दिन कड़क सेठ जंगल के बाहर गए थे। टिल्लू दुकान में आता है। आज पिताजी नहीं हैं। आज मैं दुकान से पैसे और डायमंड चुरा कर ले जाऊंगा। ये बंटी जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। इसके रहते मैं यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता। बाद में बंटी आ जाता है। जब दुकान बंद करने का समय होता है तो बंटी अकाउंट्स और स्टिक चेक करता है। वो देखता है कि पैसे और डायमंड गायब है। अगले दिन सेठ जी को बताता है तो कड़क सेठ कहते हैं, ये क्या बंटी, इतने साल तुम मेरे यहाँ काम कर रहे थे। मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा नुकसान हो गया है। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब इसकी भरपाई कैसे करोगे तुम? तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे मेरे नुकसान की भरपाई कर दो बस। मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम पर पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। बंटी दुखी मन से दुकान से चला जाता है। वो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर रोने लगता है। हे हनुमान जी, मैंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया है। अब मैं क्या करूं? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से जुटाऊं? मुझे तो अब कोई काम भी नहीं देगा। हर कोई मुझे चोर ही समझेगा। असल में टिल्लू चोर है, लेकिन मैं कैसे कड़क सेठ को बताऊं? उसका रोना सुनकर हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। दुखी मत हो बंटी बेटा, तुम तो बहुत नेक दिल के हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये मणि रखो और इसको अपने घर के बाहर मिट्टी में लगा देना। इसमें से हीरे के फल निकलेंगे और जैसे ही टिल्लू इस पेड़ के पास आएगा वो सब सच उगलने लगेगा। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय जय हनुमान जी। और फिर जैसा हनुमान जी ने कह के गए थे, बंटी वैसा करता है और देखते ही देखते उसके यहाँ डायमंड्स का पेड़ उग जाता है। टिल्लू को ये बात पता चलती है। वो अपने पिताजी के साथ वहाँ आता है। जैसे ही वो पेड़ के सामने आता है वो सच उगलने लगता है। पिताजी, मैं बंटी की ईमानदारी से नफरत करता हूँ और इसी वजह से इसको मैंने झूठे केस में फंसाया है और आपकी नजरों में गिरा दिया। अब ये मैं कैसे सब सच सच बोल दिया? तो कड़क कहते हैं, तुम सच कह रहे थे टिल्लू। बंटी हनुमान जी का भक्त है। अब उसकी भक्ति की असर से ही तुम खुद मान गए कि असली चोर तुम हो। मुझे माफ कर दो बंटी। मैंने तुम जैसे नेक दिल वाले हनुमान भक्त पर शक किया।
तुम्हारे हीरे के पेट से अब तुम खूब तरक्की करो। सेठ जी, ये सब तो हनुमान जी की कृपा से हुआ है, वरना मेरी इतनी हैसियत कहाँ। मैं अब हनुमान जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाऊंगा और उनकी अब और जोरों शोरों से भक्ति करूंगा। फिर बंटी पूरी ईमानदारी के साथ काम में जुट जाता है और हनुमान जी की कृपा से उसका जीवन अब हमेशा के लिए सुधर जाता है। गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताजा गन्ने का जूस देना। मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। ले लो, मुझे 1 गिलास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर।
अरे वो ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। ग्वालियर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। उसकी पढ़ाई इंजीनियरिंग में हुई थी। वो बहुत मेहनत और तेज दिमाग की चिड़िया थी। वो शहर में बहुत से बिजनेस को समझने के बाद खिलौने बेचने की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के खिलौनों को बेचा करती थी। एक दिन गांव का प्रधान कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली चिड़िया के साथ पीलू की दुकान में आता है। पीलू, हमने तुम्हारे खिलौने के बारे में बहुत सुने हैं। हमें कुछ इम्पोर्टेड खिलौने दिखाओ। हम कालू की दुकान में गए थे, लेकिन हमें वहाँ कुछ पसंद नहीं आया। 10 दिन बाद हमारे घर में हमारी पोती की बर्थडे पार्टी है। रिटर्न गिफ्ट के लिए 50 खिलौने चाहिए और हमारी पोती के लिए सबसे अच्छा खिलौना उसे गिफ्ट के लिए, चाहे महंगा हो या सस्ता, खिलौना बढ़िया होना चाहिए। आप मेरी दुकान में आए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कड़क सर। बबली मैडम जी, मैं आपको खिलौने दिखाती हूँ। आप जो पसंद करोगे उसका ऑर्डर दे दीजिए, मैं आपको डिलीवर कर दूंगी। इसके बाद पीलू उन्हें बहुत से खिलौने दिखाती है। कड़क और बबली उससे बहुत खुश होते हैं और बड़ा सा ऑर्डर और एडवांस देकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर कालू जल उठता है। उसकी पीलू की दुकान के सामने ही खिलौने की दुकान थी। ये कल की लड़की पीलू की दुकान पर कड़क सेठ इतना बड़ा ऑर्डर करके गया है, इसके कारण मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ कर कचरे का ढेर बना दो। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान जाती है। ये क्या हो गया है? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजड़ गई है। कौन आया था मेरी दुकान को तहस नहस करने के लिए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं इस नुकसान को कैसे झेलूंगी? कड़क सेठ का इतना बड़ा ऑर्डर मैं कैसे पूरा करूंगी? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम अपनी मेहनत से अपने खिलौने की दुकान शुरू करके इतना अच्छा ऑर्डर ले सकती हो तो इस मुसीबत से भी बचकर निकल सकती हो। लेकिन काका, इस नुकसान के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं कड़क सेठ का ऑर्डर पूरा कर सकूं, और खिलौना बनाने की मशीन तो है नहीं कि खिलौने बना लूं। बेटी, मैं एक प्लास्टिक की फैक्ट्री का मालिक था। अब वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। अगर तुम उस फैक्ट्री का इस्तेमाल खिलौना बनाने में कर सको तो। पीलू को हरिया अपनी फैक्ट्री लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले ये फैक्ट्री चलाता था, लेकिन मेरी उम्र होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया हूँ। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ कर लो। फिर 2 दिन की मेहनत के बाद पीलू उन मशीन के साथ खिलौना बनाने में कामयाब हो जाती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। आपका बहुत धन्यवाद काका। अब मेरे नुकसान की भरपाई हो चुकी है और अब मैं कड़क सेठ और बबली मैडम का ऑर्डर पूरा कर सकूंगी। लेकिन कालू फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता है और वो उसकी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही कालू उसकी फैक्ट्री के अंदर आग लेकर घुसता है, उस पर पानी की बारिश हो जाती है और जोर जोर से सायरन बज उठता है। कालू, तुम मेरी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए आए थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत?
तुमने ही मेरी दुकान को नुकसान पहुंचाए थे। कालू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कड़क सेठ के आदमी उसको पकड़कर पुलिस में दे देते हैं। कड़क सेठ अपनी पोती के खिलौने की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स लाए थे कि अब कोई फिर से मेरी दुकान में हमला करके खिलौनों को नुकसान न पहुंचा पाए। इस तरह से पीलू खिलौनों की मशीन के साथ अपना ऑर्डर पूरा करने में कामयाब होती है। पीलू खिलौनों की मशीन से खुद से खिलौने बनाने लगती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और बहुत फायदा होता है। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। हल्दीपुर गांव के जंगल में कड़क सेठ प्रधान था। कड़क बहुत ही लालची और बदमाश था। कड़क गरीब लोगों की जमीन और घर हड़प लेता था। वो उनको खेत की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा जमा लेता था। ऐसे ही कड़क सेठ पीलू और उसके पिता के घर पर कब्जा कर लेता है। पिताजी, कड़क सेठ बहुत बदमाश है। उसने आपको कर्ज के नीचे दबाकर हमारा घर अपने कब्जे में कर लिया है। बेटी, वो ऐसे ही करता आया है। लोगों को धोखा देकर आधे जंगल में कब्जा कर लिया है। सब उससे डरते हैं। उसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। मैं उससे आपकी जमीन वापस करवा के ही रहूंगी। फिर पीलू अपनी सहेली बबली से मिलती है और उसको पूरी बात बताती है। क्या बताऊं बहन पीलू, कड़क सेठ ने तो मेरे पिताजी का भी खेत कब्जे में कर लिया था। पिताजी ने 50,000 कर्ज लिए थे। कड़क सेठ जबरदस्ती उनसे 2 लाख रुपए लेकर खेत वापस किया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ करना चाहिए। मेरे हरिया मामा आने वाले हैं। वो बहुत होशियार है। उनसे हम सलाह लेंगे। तब तक पीलू और उसकी परिवार एक पेड़ के नीचे रहने लगते हैं। अगले दिन बबली के हरिया मामा आते हैं। पीलू, ये हरिया मामा है, इनको तो अपनी मुसीबत बता। फिर पीलू हरिया को सब कुछ बता देती है। देखो पीलू, बदमाश गुंडों को आसानी से नहीं हराया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रहने का एक पुरानी बस में इंतजाम कर दूंगा। ठीक है मामा जी, मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ पुरानी बस में ही रह लूंगी। जब पीलू अपने परिवार के साथ पुरानी बस में रहने लगी तो कड़क उस बस को भी हड़पने की सोचता है। पीलू को ये बात पता लग जाती है। वो तुरंत ही हरिया मामा के पास जाती है। हरिया मामा, कड़क सेठ हम गरीब लोगों का पुराना बस का घर भी हड़प लेना चाहता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पास एक तरकीब है। आप अगर मेरा साथ देंगे तो हम कड़क को हराने में कामयाब हो जाएंगे। फिर पीलू हरिया और बबली को अपना प्लान बताती है। अगले दिन जब कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के बस वाले घर पर कब्जा करने के लिए पहुंचता है। कड़क सेठ जी, मैं विदेश से यहाँ आया हूँ। विदेश की रानी चिड़िया आपके जंगल घूमने आई है। उनके साथ एक सोने का टैंक घर है। क्या सोने का टैंक घर? हाँ, उसके बाल भी सुनहरे हैं और वो जहाँ भी जाती है सोने का टैंक लेकर जाती है। आप अगर चाहो तो मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ, क्योंकि आप इस जंगल के मुखिया हो और सबसे अमीर आदमी। वो गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हाँ, बिल्कुल मिलूंगा मैं उनसे। मैं भी गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हरिया कड़क को सुनहरे बाल लगाई हुई पीलू और बबली से मिलवाता है। कड़क सोने का टैंक देखकर चकरा जाता है। विदेशी रानी जी, आप तो सच के सोने के टैंक में रहती है। काश मेरे पास भी ऐसा ही सोने का टैंक होता। हो सकता है कड़क सेठ, आप यही टैंक हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये अफ्रीका के जंगल का खालिस 24 कैरेट सोना है। आपकी पूरी जमीन जायदाद खर्च हो जाएगी। लेकिन 1 साल में ही इस सोने का टैंक का दाम 5 गुना बढ़ जाएगा। और 2 साल में 10 गुना। आप तो 2 जंगल खरीद लोगे इतने पैसे में। वाह, ये रखो मेरे जमीन जायदाद के कागज। मुझे ये सोने का टैंक दे दो। पीलू तुरंत ही कड़क सेठ की पूरी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेती है। अगले दिन जब कड़क सेठ अपने सोने के टैंक की दीवार को छूता है
तो वो गिर जाता है। वो कबाड़ के टुकड़ों से बना हुआ नकली टैंक था जिसमें होली वाला सोने का रंग चढ़ा हुआ था। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे वो रानी लूट ली। चोर है चोर। चोर वो नहीं, तुम हो कड़क सेठ। तुमने धोखे से जंगल के गरीबों की जमीन लूटी थी। अब तुम्हें तुम्हारा ही तरीके का धोखा मिल गया ना। कड़क बहुत शर्मिंदा होता है। पीलू सबको उनकी जमीन लौटा देती है। फिर सभी लोग हरिया की मदद से पक्के घरों में रहने लगते हैं और कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है। इस तरह से पीलू की सूझबूझ और हिम्मत उसके काम आती है। वो अब हंसी खुशी रहने लगती है। बलियारपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया दूध बेचने का काम करती थी। वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। पीलू के पास कुछ गाय थे और कुछ भैंसें थी। पीलू उनका बहुत ख्याल रखती थी और पूरी ईमानदारी के साथ बिना मिलावट के दूध बेचा करती थी। पीलू की एक बहुत अच्छी आदत थी। वो हर रोज दूध बेचने से पहले शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती थी। एक दिन पंडित हरिया पीलू से कहते हैं, बेटी पीलू, रोज शिव जी को दूध चढ़ाती है। ऐसी कौन सी मनोकामना है तेरी कि तू हर रोज ऐसा करती है? पंडित जी, मैं शिव जी को बिना स्वार्थ के, बिना कोई मन में इच्छा रखकर दूध से स्नान कराती हूँ। मुझे ऐसे करने से शांति का अनुभव होता है। लेकिन बेटी, तू तो बहुत गरीब है। मुश्किल से तेरे घर का गुजारा होता है और तेरी तो अभी शादी भी तो नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ शिव जी बहुत दयालु है। तू उनसे कुछ भी मांग सकती है। नहीं पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं मांगूंगी। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, एक गिलास दूध तो शिव जी पर चढ़ा ही सकती हूँ। यही काफी है मेरे लिए। तेरा मन बहुत साफ है पीलू। तेरी भक्ति से शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसे ही पीलू हर रोज दूध बेचने से पहले अपने नियम का पालन करती थी। ऐसे ही एक दिन बारिश के मौसम में बहुत तेज बारिश होने के कारण पीलू दूध बेचने के लिए नहीं जा पाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि सुबह से उसने शिव जी को भी दूध अभिषेक नहीं की है। क्या करूं, बारिश इतनी तेज है, लेकिन मुझे कम से कम शिव जी के मंदिर तो जाना ही होगा। फिर पीलू हिम्मत करके तेज बारिश में भी दूध शिव जी पर अर्पित करने के लिए चली जाती है। अरे पीलू, तू इतनी तूफानी बारिश में भी आई है? पंडित जी, मेरे घर में बहुत सारा दूध बच गया है। आज बेचने नहीं जा पाई हूँ। अच्छा, तो तू उसकी खीर बनाकर भगवान को भोग लगा और उसको प्रसाद में बांट दे। ये अच्छा होगा पंडित जी, गरीबों में मैं खीर बांट दूंगी। फिर पीलू घर जाते हुए बाजार से खीर बनाने का सामान खरीद लेती है और घर आकर गर्मागर्म स्वादिष्ट मीठी खीर बनाती है। फिर पीलू खीर ले जाकर मंदिर में भोग भी लगाती है और उसको गरीबों में बांट देती है। भगवान को खीर का भोग लगते ही कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी के होठों में भी खीर आ जाती है। ये देखकर पार्वती जी उनसे कहती है, भगवान, आपके भक्त पीलू ने तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट खीर लगाई है। तो शिव जी कहते हैं, हाँ देवी पार्वती, पीलू मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो धन कमाने के पहले बिना स्वार्थ के मुझे सबसे पहले दूध का भोग लगाती है। ऐसे भक्त आज के इस मतलबी और स्वार्थी जमाने में नहीं मिलते हैं। एक बार पीलू की परीक्षा लेकर देखिए, अगर वो उसमें भी स्वार्थी नहीं निकली तो उसको हम सुख देंगे। तो पार्वती की बात सुन के शिव कहते हैं, ठीक है देवी। फिर शिव जी और पार्वती जी अपना रूप बदल लेते हैं। वो अमीर सेठ सेठानी का वेश रखकर पीलू के पास जाते हैं। पीलू चिड़िया, तुम बहुत अच्छा दूध बेचती हो। हमें तुम्हारे पास जितना भी दूध होता है पूरा चाहिए रहेगा। एक बूंद भी तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। मैं तुम्हें 5 गुना दाम भी देने को तैयार हूँ। तो सेठानी कहती है, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुम थोड़ा दूध भी अपने पास रख रही हो तो तुम्हारी गायें और भैंसे रख लेंगे हम। तो पीलू कहती है, देखिए सेठानी जी, मैं हर रोज थोड़ा सा दूध भगवान शिव जी को अर्पित करती हूँ। इस
तरह से मैं आपको पूरा का पूरा दूध नहीं बेच सकूंगी। तो सेठानी कहती है, नहीं, हमें तो एक भी बूंद तुम्हारे पास नहीं छोड़नी है। पीलू बोलती है, मुझे माफ कीजिए, पैसों के लालच में मैं शिवजी को दूध देना बंद नहीं कर सकती। तो सेठ कहते हैं, लेकिन गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे कमाने का ये एक मौका है। लेकिन पीलू उनकी नहीं मानती है और शिवजी और पार्वती जी दूर चले जाते हैं। फिर वो गरीब का भेष रख लेते हैं और पीलू और मंदिर के रास्ते में बैठ जाते हैं। तो गरीब कहता है, बेटी, तुम हमें कुछ खाने को दे सकती हो क्या? हम 5 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। पीलू बोलती है, जी मेरे पास ये दूध है, मैं आपको ये दूध ही देती हूँ। मैं इसे शिवजी को अर्पित करने वाली थी। तो वो गरीब की बीवी कहती है, क्या इससे शिवजी बुरा नहीं मान जाएंगे? पीलू बोलती है, नहीं, वो हमारे दिल की बात जानते हैं। मैं अगर आप भूखों को छोड़कर उन्हें दूध दे दूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे। तो गरीब कहता है, हमें ये दूध दे रही है तो देने दो। अगर भगवान नाराज होंगे भी तो इस पीलू पर होंगे ना। आप चिंता मत कीजिए, आप दूध पीजिए, इसे शिवजी का प्रसाद ही मानकर पीजिए। तभी शिवजी और पार्वती जी अपने असली रूप में आकर पीलू को दर्शन देते हैं। भगवान शिवजी, माता पार्वती जी, आप। पीलू उनके चरणों में गिर जाती है। बेटी पीलू, तुम हमारी परीक्षा में सफल रही। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बस आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर शिवजी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पीलू का जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी भक्ति करके रहने लगती है। भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताजी चीज और ताजी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसके हाथ की ताजा ब्रेड और उसका बना पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। कालू की दुकान अब बड़ी हो गई थी, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी। घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी। अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। तो पीलू कहती है, क्या बताऊं हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूंगी। तो हरिया कहता है, अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो। ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियां आएंगी और तुम हार मानकर कहाँ भागोगी? तो पीलू कहती है, आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तो हरिया कहता है, तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है।
यूरोप से आए पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका, ये पिंक पिज्जा है, तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो हरिया कहता है, वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जल्दी ही पूरे पिंक पिज्जा बिक गए। इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कव्वी की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन पीलू ने कभी उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके पिंक पिज्जा को खा सकते थे। एक दिन फोर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इसे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी।